नमस्कार, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। मैं हूं यतिन मोता और मेरे साथ हमारे जो धुरंधर हैं ग्लोबल मार्केट के नीरज जी, वो भी शो में हैं। तो वो भी शो में नहीं है, एक्चुअली मैं भी शो में हूँ। वही हम शो में ऐसे हम शो में हैं क्योंकि आशीष भाई जो है वो एक यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग में गए हैं, तो कमान हमको दी गई है, तो मैं और नीरज जी हैं। तो नीरज जी, पिछला हफ्ता ठीक था भारतीय शेयर बाजारों के लिए और ग्लोबल क्यूज भी थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं। यूएस फेडरल रिजर्व ने कोई ऐसा पर्टिकुलर क्लैरिटी से बात नहीं की है येस्टरडे। रेट कट के बारे में उन्होंने कहा कि मार्च में रेट कट हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है, तो मिक्स सिग्नल्स हैं। लेकिन मोरलेस आपका क्या इंडिकेशन है, आपको क्या समझ रहा है कि ये जो पूरा यूएस फेडरल रिजर्व है और हमारी जो इस हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है, क्या असर डाल सकती है भारतीय बाजारों पर? देखिए, आरबीआई की पॉलिसी में तो मुझे नहीं लगता कोई रेट पे कोई टिंकरिंग होगी, कुछ नहीं करेंगे। उसकी फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो रेट कट तो भूल जाओ, बिल्कुल। फिर आरबीआई कुछ नहीं करेगा। लिक्विडिटी पे, क्योंकि इलेक्शन का साल है, थोड़ा लिक्विडिटी पे थोड़ी दिक्कत है। वो नहीं, वो कट वट तो नहीं होगा, मुझे लगता है कि कुछ ओएमओ वगैरह टाइप का कुछ हो सकता है, छोटा मोटा हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव तक महंगाई कंट्रोल करके रखना है, वो नहीं बढ़नी चाहिए। तो बल्कि और क्रैकडाउन हो सकता है कि महंगाई कम हो। लेकिन हम लोग को ज़्यादा चिंता करनी चाहिए यूएस मार्केट की और चाइनीज़ मार्केट की। जो दुनिया भर में हो रहा है ना, वो आज बहुत ट्रिकी मार्केट है। देखिए, यूएस में क्या हुआ, जॉब नंबर बहुत बढ़ के आया, दुगना, लेकिन उसमें बहुत मुझे इसलिए परेशानी नहीं लग रही क्योंकि जनवरी में वहाँ बहुत छटनी भी होती है। तो उसी के सामने वो बहुत सारी नहीं भर्ती होती है ना, महंगे वाले निकालो, सस्ते लोग ले लो, जो एक ग्लोबल प्रैक्टिस है वो जनवरी में। तो वो नंबर की वजह से वहाँ बॉन्ड यील्ड बढ़ी और थोड़ी सी कंसर्न हुई, लेकिन मार्केट नहीं गिरा, मार्केट रिकॉर्ड हाई पे जाके बंद हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो सच्चाई मुझे मालूम है उनको हमसे पहले मालूम होगी, तो इसलिए मार्केट वहाँ गिरा नहीं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, सब कुछ बढ़िया है, टेक्नोलॉजी के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो उसके दम पे मार्केट न्यू हाई पे खड़ा है। प्रॉब्लम आपकी इधर चीन और रेड सी की तरफ हो रही है। चीन की इकोनॉमी लगातार 6 महीने से बहुत ही कमज़ोर है और अब वो कह रहे हैं हम शॉर्ट सेलिंग रोकेंगे, रेगुलेटर कूद गया मैदान में। तो चीन में थोड़ा सा देखना, और रेड सी में जो झगड़ा चल रहा है ना, वो खत्म नहीं हो रहा है, और प्लस सुएज कैनाल, पनामा कैनाल में ट्रेड बहुत डिफिकल्टीज में आ गया। तो ग्लोबल ट्रेड इन प्रॉब्लम में है, सप्लाई चेन फिर से एक बार डिसरप्ट हो रही है अलग अलग रीजन से। तो मुझे लगता है वो थोड़ा एक कंसर्न रहना चाहिए मार्केट में। और वैसे भी कितने 46 बार में 21 बार की फरवरी नेगेटिव रहती है। अच्छा, ऐसी ऐसा भी एक मज़ेदार डेटा निकला है। मज़ेदार डेटा ये तो ये थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए इस समय। मतलब कंसर्न जैसे कि थोड़ा सा कॉशियस रहिए, एकदम अंधी नहीं चलाइए, थोड़ा सा अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए कि संभाल के। बट मैं आपका ये जो पिच रिपोर्ट है, वो मैदान तो खचाखच भरा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं? प्रीमियम टिकट लेके बैठे हैं आगे की स्टैंड में। देखो, इनको कोई चिंता नहीं है, इन्होंने अब सीख लिया है गेम। सीख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरू करें नीरज जी? बिल्कुल, बताइए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स के काफ़ी सारे रिएक्शन आज के सत्र में आते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे अर्निंग्स आज भी हैं, तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो टीम में जो शुरू कर रहा हूँ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस से। देखिए, जो सिंगापुर ट्राइब्यूनल है, जहां सोनी ने एक इमरजेंसी प्ली दायर की थी, वो रिजेक्ट कर दी है। और जी की हम बात करें तो शायद ये स्टॉक आज थोड़े बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में रह सकता है। हालांकि सोनी का मानना ये है कि उन्होंने एनसीएलटी के मामले में और उसके जुरिस्डिक्शन को लेके जो है सिंगापुर ट्राइब्यूनल थोड़ा असमंजस में था, तो जो हियरिंग है वो ऑन ट्रैक ही है। हालांकि जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो जो लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, उसके कारण ये प्ली सोनी की रिजेक्ट होती हुई दिखाई पड़ी है। न्यूज़ रिपोर्ट्स को कोट कर रहा हूँ। इसके अलावा नेवली लिग्नाइट, ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और ये सरकारी कंपनी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी फाउंडेशन स्टोन ले करने वाले हैं इनके तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के, जो 2400 मेगावाट का है। अगर आपको जानकारी है तो थोड़े दिनों पहले ही BHEL को NLC इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का ऑर्डर दिया था। और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए। कंपनी ट्रेडिशनली बहुत सारे सोलार प्रोजेक्ट्स में भी जाने वाली है, माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ये जो थर्मल पावर प्लांट है, काफ़ी दिनों से इसका डिले चल रहा था और फाइनली PM मोदी ने यहाँ एक फाउंडेशन स्टोन रखा है। ओडिशा में ये प्लांट, तो शायद ये स्टॉक आपको मोमेंटम में रखे। और ऐसे भी अगर हम देखें तो सरकारी कंपनीज के जो ओवरऑल वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है वो काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि एक सरकारी कंपनी जहां मुझे लगता है थोड़ा बहुत
आज सत्र फ्लैट से नेगेटिव हो सकता है, वो एसबीआई का रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अर्निंग्स में आपको दिखेगा कि एक बड़ा इम्पैक्ट वेज रिवीजन का है। इसके अलावा एक केस के मामले के चलते एसबीआई ने पेंशन प्रोविजन भी किया है और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए के बीच ये प्रोविजन किया जाएगा, जिससे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पेंशन लायबिलिटी का और वेज इम्पैक्ट का? इससे प्रॉफिट कम होते हैं और कंपनी का जो CET1 रेशियो है और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इस पे इसका असर आ रहा है। इसके लिए शायद एसबीआई ने एक इंडिकेशन दिया है एनालिस्ट मीट में कि इक्विटी कैपिटल हो या 81 बॉन्ड्स हो, उसके जरिए फंड्स जुटाने के लिए ओपननेस अभी आ चुकी है। तो इक्विटी डाइल्यूशन का एक नियर टर्म हैंगओवर रह सकता है एसबीआई पे, और शायद इसीलिए आपको स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे सकता है आज के सत्र में। तो नीरज जी, ये 3 स्टॉक्स से शुरू कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, मतलब आपने अगले क्वार्टर की और व्यवस्था कर दी। हाँ, अगले क्वार्टर में देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी, ग्रोथ को लेके कोई इशू नहीं है, कंपनी के मार्जिन्स को लेके कोई इशू नहीं है नीरज जी, बट ये जो कोर्ट केस के वजह से आपको हिट लेना पड़ रहा है पेंशन और वेजेस का, उससे आपका जो लिक्विडिटी रेशियो है, CET1 रेशियो है ना, वो कम हो गया है। तो कम नहीं, मतलब अगर कम हो जाता है थ्रेशोल्ड के तो आपको फंड रेज करना पड़ेगा, तो वो एक डाइल्यूशन का रिस्क इस पर है। फंड रेज करना इसमें बहुत टफ है। हाँ, टफ भी है, और शायद मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी कंपनी को फंड रेज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए अगला मेरा पहला स्टॉक है जो है वो है पेटीएम। और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा करीब 36% ये गिरा जब से वो आरबीआई ने रोक लगाई। वीकेंड के दौरान कई सारी खबरें चलती रही। एक खबर तो ये चली कि रॉयटर्स ने कहा कि एक ही पैन कार्ड पे बहुत सारे वो खुले हुए हैं, 1000 बैंक अकाउंट खाते मिले हैं। फिर एक ब्लूमबर्ग ने स्टोरी चलाई कि 29 फरवरी के बाद इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वो शायद उन्होंने वो लैंग्वेज पढ़ी होगी ना कि 29 तारीख तक सब कुछ आप ख़त्म कर दीजिए, उस बैंक में कुछ मत रखिए। तो जब कुछ रखने नहीं तो फिर कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली भी ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी। तीसरी खबर यह आई कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कहने कि अगर और मामले निकले तो ईडी की जाँच हो सकती है, फिर हो सकती है पर सफाई आ गई तुरंत उनकी। पर नीरज जी, मैं ये बहुत नाराज हूँ। मैंने पेटीएम को ईमेल भी किया। क्वेरी ये थी, जो स्टोरी थी मीडिया की, वो ये थी कि हजारों अकाउंट्स एक ही पैन कार्ड से लिंक थे और शायद उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक एंगल निकल सकता है, जो काफ़ी सीरियस है। आरबीआई ने ये वायलेशन को बहुत सीरियसली लिया, जिसके कारण ये बहुत मामला एस्केलेट हो गया। पेटीएम का क्लैरिफिकेशन क्या आया कि हमारे ऊपर कोई ईडी की जांच नहीं, हमको कोई ईडी का नोटिस नहीं मिला। अब रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान देखिए, उनका कहना ये है अगर हमको मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला सामने आता है अगर, तो हम जांच शुरू करेंगे। पेटीएम कहता है हम पे कोई जांच नहीं। मतलब जो क्लैरिफिकेशन है आधा अधूरा, हाफ हार्टेड, हाफ नॉलेज, ये मतलब ये अप्रिशिएटेड नहीं है, क्योंकि ये मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। मिसलीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और आपने पहले कह दिया हमारी जांच, उन्होंने कब कहा कि आपकी जांच हो रही है? उन्होंने कहा हो सकती है अगर एक और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और स्टॉक लगातार प्रेशर में है। और पेटीएम पेमेंट बैंक के तो मेजर बेनिफिशियरी मिस्टर VVSS थे। उसका तो जनता को बहुत फ़ायदा नहीं था। एनीवे, खैर पेटीएम रडार पर रखिएगा, देखते हैं क्या होता है इसमें दिन के दौरान। इंटरग्लोब एविएशन, बहुत अच्छे नंबर कंपनी ने पेश किए हैं, ऑपरेटिंग नंबर बहुत अच्छे हैं, मार्जिन इंप्रूव हुआ है, ठीक ठाक नंबर इन्होंने पेश किए, इस वजह से ये रडार पर रहना चाहिए। और लोड फैक्टर भी ठीक ठाक ही रहा है और आगे भी अब इम्प्रूव होने की और संभावनाएँ हैं। हालांकि स्टॉक बहुत चल चुका है, ये रडार पर रखना चाहिए। मॉइल तीसरा स्टॉक है। इन्होंने भी नंबर अच्छे पेश किए हैं, करीब 37% की प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है। और जो इनका रेवेन्यू है वो हालांकि फ्लैट है। उसका रीज़न ये कि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और कई सारी जगहों पे ये प्राइस राइज ले रहे हैं। तो मॉइल में भी नतीजे अच्छे हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, ये नीरज जी के स्टॉक्स हुए और मेरे अगले 3 स्टॉक्स के साथ 6 स्टॉक्स कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स, बढ़िया रिजल्ट्स। और अगर हम थर्ड क्वार्टर के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7,000 करोड़ से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन बाजार का 5,500-6 हज़ार करोड़ के आसपास था, तो अच्छा बीट प्रॉफिट पे। और अगर हम JLR एबिट मार्जिन की गाइडेंस की बात करें तो अब टाटा मोटर्स को लगता है कि एबिट मार्जिन JLR के FY 24 में लगभग 8% से ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी। और अगर आपको याद है तो पिछले हफ्ते ही टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मारुति के पार हो गया। तो अभी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स है, अच्छे नतीजे हैं, तो शायद ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहे। ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। जो स्टॉक
पांचवा है वो ऑरोबिंदो फार्मा, रेड में लेके चल रहा हूँ। स्टॉक आज अच्छे प्रेशर में रह सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन हुए एक सब्सिडरी के, उसमें 9 आपत्तियां पाई गई हैं। ऑब्वियसली एक बड़ा हैंगओवर रह सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैसिलिटी है इंजेक्टेबल की। तो ये 8 ऑब्जर्वेशंस के चलते शायद आज भी स्टॉक आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़े। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे भी स्टॉक बहुत प्रेशर में आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और छठा स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो है डिलीवरी। बहुत ही रोबस्ट नंबर्स कंपनी ने जो है इस टाइम प्रॉफिट दिया है 11 करोड़ रुपए का। एबिटा मार्जिन भी सुधर के 5% हुए हैं, जो पिछले साल -4% थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग क्वार्टर डिलीवरी का, और बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने यहाँ टारगेट भी बढ़ाया। तो ये भी स्टॉक रखेंगे रेडार पे। ओके, ये थे। अगला नंबर है जो मेरी टीम में है वो है CDSL का। इनके क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो बहुत ग्रेट नहीं आए, 210 से 214, लेकिन ईयरली अगर आप देखें तो 142 से बढ़कर 214 करोड़ का रेवेन्यू है और 99 के सामने 145 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। मुनाफा भी 75 से 107 करोड़ बढ़ के हो गया। तो मतलब लगता मार्केट इस तरीके से कर रहा है, CDSL के नंबर को ठीक में चाहिए। बहुत ग्रेट नंबर नहीं लेकिन अच्छे नंबर है। फिर दूसरा शेयर इंडिया में इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल हुई संडे को इनकी, तो इन्होंने ये बताया कि अब ये कमोडिटी में बहुत मैसिवली जाने वाले, लेकिन इन्होंने एक अच्छी जानकारी दी कि MCX का अभी भी सेटल नहीं हो पा रहा है TCS वाला सॉफ्टवेयर, इसलिए वॉल्यूम नहीं जनरेट हो रहा, लेकिन इन्होंने मल्टी ऑफिसेस खोल के कमोडिटी बिग प्ले के रोड पे अपना कामकाज शुरू कर दिया है। छठवां स्टॉक है GHCL। इसके नंबर बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं। मार्जिन 33 से घट के 18-19% पर रह गया है। मुनाफा 60% गिरा है और रेवेन्यू में 27% की वीकनेस देखने को मिल रही है और एबिटा 60% वीक है। नंबर बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं GHCL के, इसको रेड में रख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अगले 4 स्टॉक्स में फटाफट आपको बताता हूँ। सैटिन क्रेडिट, इसके नंबर है, मुनाफा 97% बढ़ा है और NPAs सिग्निफिकेंटली कम हुए हैं। ग्रॉस NPA 5.8 से घट के 2.1 पे आ गया है, तो नंबर काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे। टीटागढ़ के नंबर्स अच्छे हैं, बहुत ग्रेट नंबर नहीं लेकिन ठीक ठाक नंबर इन्होंने पेश किए हैं टीटागढ़ रेल ने, और रेलवे वैसे भी फोकस में है तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। 9th स्टॉक है बालू फोर्ज, एक ऑटोमोटिव कंपनी है। इसके नंबर भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़िया है, 40% रेवेन्यू ग्रोथ है और मार्जिन 22% पे मेंटेन कर रखी है इन्होंने। और 10वां स्टॉक है रेट गेन, जो ये ट्रेवल टिकटिंग वगैरह के काम करते हैं ग्लोबली, इनके नंबर भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। रेटिंग के मार्जिन भी अच्छे एक्सपेंड होके आए हैं और मुझे लगता है एक्विजिशन इन्होंने 2-4 जो किए उसके कारण फायदा हुआ है। स्टॉक ऐसे भी 5-6% फ्राइडे को चला हुआ है। चलिए, नीरज जी के हो गए 4 स्टॉक्स। अब मेरे 4 स्टॉक्स पे नज़र रखते हैं। सबसे पहले आयन एक्सचेंज, और इनको लगभग 150 करोड़ रुपए का एक ओवरसीज़ वाटर प्रोजेक्ट हाथ लगा है, जिसके कारण स्टॉक फोकस में रह सकता है। नॉर्थ अफ्रीका का ये ऑर्डर है जो 8 महीने में इनको कंप्लीट करना है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, अच्छे नतीजे। जो 3rd क्वार्टर का प्रॉफिट है लगभग 1160 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल 480 करोड़ था। रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी अच्छा ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है ओवरऑल टॉप लाइन में। महिंद्रा लाइफस्टेज डेवलपर्स, यहाँ भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट आया है लगभग कंपनी का 50 करोड़, जो पिछले साल 33 करोड़ का था। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ, 50% टाइप। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो लगभग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ भी आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स महिंद्रा लाइफ स्पेस के। और चौथा स्टॉक और 10वां स्टॉक इस टीम का जो है वो कोची शिपयार्ड, 150 करोड़ का इंडियन नेवी का कॉन्ट्रैक्ट है, जो 2 इंडियन नेवल वेसल्स है उसकी मीडियम रिफ्ट्स कंपनी को बनानी है। तो ये 2 स्टॉक्स रखिए अपने रेडार पे PSU बास्केट से। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो देंगे दोनों ही टीमों का एक रैप। नमस्कार, सीधा सौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आपकी स्क्रीन पे अब टीम का रैपअप ले आते हैं जल्दी से। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस ग्रीन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि सोनी की जो सिंगापुर ट्राइब्यूनल कोर्ट में अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने, तो शायद इस वजह से सेंटिमेंटली आज स्टॉक का मोमेंटम में दिख सकता है। एजेंसी इंडिया, PM मोदी ने इनके एक बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी है और शायद आज स्टॉक ये फोकस में रह सकता है। SBI
नतीजे कमज़ोर हैं और अगले क्वार्टर में भी इनको बड़ा पेंशन और वेज हाइक का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। टाटा मोटर्स काफ़ी अच्छे थर्ड क्वार्टर के नतीजे और जेएलआर की मार्जिन और ओवरऑल कमेंट्री काफ़ी अच्छी है गाइडेंस को लेके। ऑरबिंदो फार्मा, इनके एक यूनिट को यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन के बाद ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, आज स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। डिलीवरी काफ़ी अच्छे थर्ड क्वार्टर नंबर्स हैं। आयन एक्सचेंज एक बड़ा ऑर्डर इनको ईस्ट अफ्रीका से आया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस काफ़ी अच्छे थर्ड क्वार्टर नंबर्स और कोची शिपयार्ड को एक 150 करोड़ रुपए का इंडियन नेवी का ऑर्डर हाथ लगा है। ओके, ध्यान रखिएगा, अब कई सारे नतीजे हैं उसी के आधार पे फोकस किया है। जब से पहले इंटरग्लोब एविएशन में आप देखिए नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। मॉइल, सीडीएसएल सबके नंबर अच्छे हैं। शेयर इंडिया में भी उन्होंने बताया कि कॉल में कि कमोडिटी फोकस करें। पेटीएम फिर से विवादों में 2-3 वीकेंड के दौरान रिपोर्ट छपी, ब्लूमबर्ग की, रॉयटर्स की और रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट था। जीएचसीएल काफ़ी कमज़ोर नंबर आए। सेटिन क्रेडिट, रेट गेन, टीटागढ़ और बालूफोरी सारे गुड क्वार्टर्स हैं, अच्छे नंबर इन्होंने पेश किए हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए।